जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और जो विज्ञान की मॉडरेट प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम जो पार्ट 3 है वो लेकर आए हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। ऑप्शंस हैं आपके: शांत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, तीसरा है शांत प्रोटॉन, और चौथा है सभी शांत न्यूट्रॉन। तो दोस्तों देखिए, द्रवों में जो चुंबकत्व का कारण होता है कि द्रव में क्यों चुंबकत्व होता है, इसका जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। जस्ट लाइक ये देखिए दोस्तों कि इसका जो परमाणु होता है उसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी प्रकृति देखिए। एक तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये बाहरी कक्ष में क्या होता है, चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ जस्ट इसका जो ये हाल है ना, वो पृथ्वी की गति के कारण गति की तरह है। जैसे पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है द्रव का। लेकिन साथ साथ पृथ्वी का अपना भी एक गति है, ठीक है, घूर्णन गति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। उसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। देखिए, एक तो ये चक्कर बाहरी लगा रहा है नाभिक का, ये हो गया। लेकिन अपने भी अक्ष पर ये क्या करता है, वर्तुल गति करता है अपने भी अक्ष पर। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण अपने अक्ष पर ये चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। और यही क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव जब बनेगा तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। ठीक है कि ये बाहरी कक्ष में चक्कर तो लगाता है, साथ साथ अपने एक्सिस पर भी ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है और चुंबकत्व का कारण यह बनता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग होता है। देखिए, पनडुब्बी जो कि आजकल जो नेवी है वो यूज करती है देश की सुरक्षा के लिए, तो पनडुब्बियां पानी में चलती है, उसमें कौन सा ईंधन यूज होता है। ऑप्शन है आपका पेट्रोल और ऑक्सीजन, डीजल या परमाणु ऊर्जा, बैटरी या भाप। देखिए, डीजल या परमाणु ऊर्जा इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। देखिए, अभी भी बहुत ज्यादा जो है पनडुब्बियां वो डीजल पर ही चलती है, डीजल पर चलती हैं। लेकिन अब जो बहुत ही हाईटेक पनडुब्बियां आ गई है उनमें डायरेक्ट रिएक्टर लगा होता है, जो क्या करती है, परमाणु ऊर्जा उनको प्रदान करती है रिएक्टर, और वही उसका फ्यूल भी निर्माण उसी में हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंजप्ट करता है ईंधन का ये परमाणु पनडुब्बी, ठीक है। तो क्या होता है कि वो परमाणु ऊर्जा उसमें पहले से ही रिएक्टर क्या होता है, लगा दिया जाता है, ताकि उसी में जनरेट होता रहता है फ्यूल, और उसी का यूज वो पनडुब्बी कर लेता है। तो डीजल और परमाणु ऊर्जा। अगला है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उस साधन को क्या कहते हैं। तो परिणामित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल या डायनेमो। तो दिष्टकारी, ठीक है। रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है दिष्टकारी, दिष्टकारी। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है। जो इंसुलेट करता है ना, कि बहुत ज्यादा कुचालक है, ये बिल्कुल ही अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है। लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है या कागज है। लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है या कागज है। तो इन चारों पदार्थों में जो सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर है वो है कांच। कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर है। आगे बढ़ते हैं कि बिजली के उच्च वोल्टता तार पर बैठे पक्षी को करंट नहीं लगता, क्योंकि। आप ये प्रश्न कई बार सिलेबस में भी देखे होंगे कि बिजली के उच्च वोल्टता तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं कि उसमें उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। चौथा, उसके पैर सुविद्युतरोधी होते हैं।
तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही, उसको याद ही कर लीजिएगा कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ, यानी कि देखिए कभी भी कोई सर्किट निर्माण होगा तो वो क्लोज्ड होगा। अगर वो कहीं से भी ब्रेक है तो क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्लोज्ड पथ नहीं बनाता, जिसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में करंट का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृत यानी क्लोज्ड होता है, बंद बंद पथ या क्लोज्ड सर्किट का निर्माण यानी पथ का निर्माण वो नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, करंट का फ्लो उसके शरीर में नहीं होता है। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको ऑप्शन है कि कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण कराना होगा, कंप्यूटरीकृत अक्षीय स्थलाकृति करानी होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, या कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं, देखिए सीटी स्कैन जो आपने सुना है वही उसी उसी का बिल्कुल ये मिलता जुलता ही रूप है। कैट स्कैन दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। देखिए सीटी स्कैन को कहते हैं कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। वहीं पर वहीं पर जो कैट है इसमें एक्सियल लग जाता है, अक्षीय केवल एक शब्द लग जाता है। देखिए हमारा ऑप्शन डी में क्या है, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। कैट स्कैन में क्या कराना होगा, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। इस सीटी स्कैन में क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी केवल, और इसमें एक्सियल यानी अक्षीय हो जुड़ जाता है, यानी कंप्यूटेड एक्सियल लग जाता है इसमें। ठीक है, टोमोग्राफी। तो याद रखिएगा कि ये सीटी स्कैन ही है बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि इमेज ज्यादा बेहतर 3D फॉर्म में आता है कैट स्कैन में, और कुछ नहीं बल्कि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो सही है वो है कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी। ये विभिन्न अंगों का परीक्षण के लिए, जो भीतरी अंग होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्थिति की जांच करने के लिए ये कराए जाते हैं, ये फर्स्ट चॉइस होता है। तो याद रखिएगा सीटी स्कैन ही लगभग कैट स्कैन की ही तरह है, केवल इसमें बेहतर इमेज आता है 3D में, क्योंकि ये एक्सियल होता है, अक्षीय होता है। कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर, आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने क्या होता है, भार के बराबर वह जल का विस्थापन करती है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज इन्होंने खोजा था ये उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत इन्होंने खोजा था। इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु यदि द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी है तो उसके द्वारा जो विस्थापित जो उस पर लगा हुआ जो उत्प्लावन बल का मान होगा वह उसके द्वारा द्रव के विस्थापित भार के बराबर होता है। ठीक है, जितना वो जल क्या होता है, हटाता है, उसका भार वही उत्प्लावन बल के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। अगला प्रश्न है कि लैन का पूरा रूप क्या है, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लैन देखिए दोस्तों, ये होता है कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज, इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये यूज होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए लैन का यूज किया जाता है, और लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है हमारा कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, विसरण के द्वारा, या परासरण के द्वारा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो रासायनिक ऊर्जा में होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल जो है वो मिलकर क्या बना देता है, और O2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो क्या करता है कि इसने सौर ऊर्जा का, ठीक है, सौर ऊर्जा का क्या किया इसने, और इसका उपस्थिति किस पे होता है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यही सौर ऊर्जा है। और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है कि ये
इसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कर देता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में का होता है किस प्रक्रिया के दौरान, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जो कि कहाँ होती है, पौधों में होती है। ठीक है, तो उसके दौरान होता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई की मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राडार है, सोनार है, अल्टीमीटर है, वेंचुरीमीटर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सोनार। सोनार। देखिए, सोनार जो होता है ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए, ये क्या होता है कि जितने भी पानी के जहाज होते हैं या पनडुब्बियां होती है, उस समय क्या होता है, सोनार लगा हुआ होता है। खासकर पनडुब्बियों में सोनार लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो नेविगेशन सिस्टम यानी कि दिशा, गहराई, ये सब का क्या होता है, पता लगाता है। इसमें ये क्या करता है, एक तरंग को आगे निकालता है, जिससे क्या होता है, इसको पता चल जाता है कि आगे कितना गहरा है समुद्र, या कि मतलब कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है जहाज के सामने या पनडुब्बी के सामने, तो वो सब का पता क्या लगा लेता है, सोनार के द्वारा। तो ये क्या करता है, जहाज को या मतलब पनडुब्बी को बहुत ही सुरक्षित रखने के काम आता है ये नेविगेशन सिस्टम और मेजरिंग करने में। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार का ऑप्शन है सर फ्रैंक व्हिटल, फ्रेड मॉरिसन, टीएच मैमो और सेमूर की। तो लेजर का जो आविष्कार किया था वो किया था टीएच मैमो ने। टीएच मैमो ने लेजर का आविष्कार किया था। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त मिट्टी में निम्न में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? जो सामान्य हम लोग जमीन में खेती करते हैं उसका पीएच मान का परास क्या होने का संभावना रहता है, कितना से कितना तक? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। 9 से 10 यानी पीएच वैल्यू आप जानते हैं, पीएच मान तो आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंसी होती है, उसी को पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो वो दिखाता है कि कोई भी मिट्टी जो है, वो मिट्टी या कोई भी चीज अम्लीय है, उदासीन है, या क्या है, क्षारीय है। ठीक है, ये दिखाता है पीएच स्केल। ठीक है, तो अम्लीय क्या 7 से कम होगा अगर पीएच स्केल पर वैल्यू, तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, तो फसल का जो जाने के लिए जो जनरल एक होता है पीएच वैल्यू, वो कितना से कितना तक होता है, तो वो होता है 6 से 7 तक। 6 से 7 तक होता है वो पीएच वैल्यू ये मिट्टी का। प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का यूज किया जाता है। H2SO4 का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो याद रखिएगा शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ओस तब पड़ती है जब, ऑप्शन है आपके, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, वायु पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, रात में आकाश में बादल छाए रहते हैं, हवा इतनी शुष्क होती है कि वर्षा नहीं हो सकती। तो ओस तब पड़ती है जब, कब पड़ती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओस जो है आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर आकर क्या हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। घनी यानी बूंदों का आकार क्या करती है, ले लेती है। तो जो भी बहुत ही मॉइस्चर वाला हवा होता है, नमी युक्त हवा जो है, उसी को आर्द्र वायु कहते हैं, नमी युक्त हवा को, खूब नमी है उसमें। और वो क्या होता है, जैसे ही धरातल पर आता है तो क्या होता है, घनीभूत यानी पानी की बूंदों का रूप ले लेता है। घनीभूत होने का मतलब है पानी की बूंदों का रूप ले लेना। ठीक है, तो तभी वो होता है। तो याद रखिएगा, ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर आकर क्या हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। जहाजों में समय मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है।
सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और बोलोमीटर। तो जहाजों में समय मापने के लिए जो ये होता है यूज, वो क्रोनोमीटर होता है। जहाजों में समय मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है समय मापने के लिए, वो क्रोनोमीटर होता है, क्रोनोमीटर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए, पृथ्वी से कहाँ ले जाया जाए, चांद पर, तो क्या होता है, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों ही बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान ही रहते हैं। तो देखिए, तो जब वस्तु को कहां से ले जाना है, पृथ्वी से कहां ले जाना है, चांद पर, तो क्या होगा दोस्तों कि भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। जैसे कि अगर हम कोई 60 किलो के वस्तु को वहां ले जाए, ठीक है, चंद्रमा पर, मून पर, तो वो क्या हो जाएगा, 10 kg जैसा, उसका उसका भार कितना हो जाएगा, 10। भार में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो वस्तु जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा, उसका द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है। वो केवल उसका क्या बदलेगा, भार बदल जाता है। भार क्यों बदलता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो है 1/6 ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है, छठा भाग है। यानी कि कोई वस्तु यदि 60 किलो का है पृथ्वी पर, तो वो चंद्रमा पर कैसा हो, कितने किलो का हो जाएगा, कितने भार का हो जाएगा, 10 का, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, गुरुत्वीय बल से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है विखंडन, संलयन, तापीय दहन, उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो याद रखिएगा दोस्तों कि परमाणु शक्ति जो संयंत्र है वो विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक भारी नाभिक, ये भारी नाभिक है, मान के चलिए कि वैसे जनरली क्या होता है, यूरेनियम का यूज होता है इसमें। एक भारी नाभिक टूटकर क्या होता है, हल्के नाभिकों में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो परमाणु, और फिर क्या होता है, इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू होता है और इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, एक को खत्म करके, ठीक है, क्या किया जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाता है। वैसे ये अनियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी, एक से दो हुआ, दो से फिर इधर दो होगा, इधर दो होगा, ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन। लेकिन क्या होता है, इसको एक को क्या किया जाता है, खत्म करके, हर एक के एक को खत्म करके क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, और जिससे बहुत व्यापक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का प्रयोग होता है परमाणु शक्ति संयंत्र में, जो भी रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु रिएक्टर्स, उसमें यूज होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, वेग का, काल का, खगोलीय दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से डिस्टेंस को मापा जाता है। कई लोग सोचते हैं क्या कि वेग को मापा जाता है, समय को, तीव्रता को, ये सब कुछ नहीं है। खगोलीय दूरी यानी एक तरह से डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। जैसे बहुत दूर जो तारे हैं, ग्रह हैं, तो उनका जो दूरी का पता लगाया जाता है उसमें प्रकाश वर्ष की ही यूनिट रखी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो दूरी। बारूद का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल, रोजर बैकन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बारूद का जो आविष्कार है दोस्तों वो रोजर बैकन ने किया था, बारूद का आविष्कार रोजर बैकन ने किया था। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए यानी कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या विक्रम साराभाई। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भारत में जन्मे जिस वैज्ञानिक को दिया गया था वो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत की तरफ से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रतीक प्रशीतक प्रयोग किया जाता है। देखिए, उसको ठंडा कूलिंग सिस्टम में कौन सा एक तरह से गैस का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। कूलिंग सिस्टम में जो ठंडा करता है उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रीऑन। फिर से सुन लीजिए कि फ्रिज में जो ठंडा करने में, कूलिंग सिस्टम में जो गैस का प्रयोग होता है वो कौन सा है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फ्रीऑन है। तो वो नियॉन है।
ठीक है, नियोन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। सूखी बर्फ क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शन है आपके कि बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसको याद ही रख लिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। और यह प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि? बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है, बर्फ पानी है और इस पर क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा तैरता है। क्यों? बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है। बर्फ का घनत्व उतना ही होगा जितना कि पानी का। तो इस ऑप्शन को देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। देखिए, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। देखिए, बर्फ, जिस वस्तु का अगर घनत्व क्या होगा? पानी के घनत्व से यदि ये ज्यादा हो जाता तो क्या होगा? डूब जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये तैरते रहता है। बर्फ का घनत्व जो है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो तैरता रहता है। अगर अधिक होता घनत्व तो ये डूब जाता। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो किसी तुल्यकारी जो उपग्रह है, यानी कि ये पृथ्वी के ही एक तरह से जो कक्ष होता है उसी में, उसी पथ पर ये क्या करता है? परिभ्रमण करने लगता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी रखी जाती है? ठीक है, तो उसका ऑप्शन है हमारे पास 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो तुल्यकारी उपग्रह जो होता है, जियोस्टैटिक सैटेलाइट जो होता है, वो उसका जो ऊंचाई होता है वो 36,000 किलोमीटर। ये तो बहुत ही कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 36,000 किलोमीटर पर जियोस्टैटिक सैटेलाइट को रखा जाता है, तुल्यकारी उपग्रह को। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जेल बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने, या केपलर ने? तो याद रखिएगा दोस्तों कि केपलर ने सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम की खोज केपलर ने की थी। सोलर सिस्टम की खोज केपलर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों कि TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटालुइन का विस्फोट निम्न में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? यानी TNT का विस्फोट जो है किसके मिश्रण द्वारा होता है? TNT का विस्फोट बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है ये TNT। तो ऑप्शन है आपके अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो TNT का जो विस्फोट होता है दोस्तों, उसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है TNT के विस्फोट में। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? तापमान जब घटेगा तो धातु का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो तापमान घटने के साथ साथ जो धातु का प्रतिरोध है वो भी घट जाता है। याद रखिएगा, तापमान घटने के साथ साथ प्रतिरोध भी क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वो भी घटते चला जाता है धातु का। ये धातुओं का है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध भी घटता जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। देखिए, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था आपको कि नाभिकीय विखंडन के दौरान क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यानी एक न्यूट्रॉन क्या एक सॉरी एक उसका क्या करता है, वो जो विखंडन होता है तो उसमें एक का अवशोषण कर लिया जाता है न्यूट्रॉन का। तो उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है? रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, जहां पर परमाणु ऊर्जा बनती है, वहां पर किस चीज का यूज किया जाता है? न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए। ऑप्शन है आपके बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरॉन। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बोरॉन और कैडमियम। इसका यूज किया जाता है न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए। अगर ये न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करेगा तो क्या होगा कि अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला शुरू हो जाएगी। ठीक है,
न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में और विद्युत रोधी के रूप में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो यूज किया जाता है वो विमंदक के रूप में, यानी हम लोग पढ़ते थे मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर यानी कि परमाणु रिएक्टर में होता है। किसी रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि किसी फ्रिज में शीतल प्रणाली जो मतलब कूलिंग सिस्टम होता है वो कहाँ होता है? शीर्ष यानी टॉप पर होनी चाहिए, तली में होना चाहिए यानी कि बॉटम में, मध्य में यानी मिडिल में होना चाहिए, या कहीं भी हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फ्रिज में जो शीतल प्रणाली होता है यानी कि कूलिंग सिस्टम होता है वो सदैव कहाँ होनी चाहिए? शीर्ष पर यानी टॉप पर होनी चाहिए, टॉप पर होनी चाहिए यानी शीर्ष पर। तो इसको याद रखिएगा, ये सब इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछे तो उस समय आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जानकारी बढ़ाते रहिए एक दूसरे का और तैयारी करते रहिए। सब शुभ होगा। जय हिंद, जय भारत।